क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि की है। तो यह पुष्टि की है दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों उत्तर कोरिया ने कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि की है। नॉर्थ कोरिया ने देश भर में दोस्तों सीरियस नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि तानाशाह किम जोंग उन ने देश भर में लॉकडाउन लगाने का आदेश भी दे दिया है। उत्तर कोरिया में कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक फैलने के 2 साल से अधिक समय बाद संक्रमण के पहले केस की पुष्टि हुई है और अब तक दोस्तों ये जो मामले हैं वो 8 लाख समथिंग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्तर कोरिया में हाल ही में दोस्तों कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की गई है। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया की, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है। यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये जो उत्तर कोरिया है यह दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 उत्तर कोरिया। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि थॉमस कप 2022 का जो खिताब है वह किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थॉमस कप 2022 का जो खिताब है वह हमारे देश भारत ने जीत लिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों भारत ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर भारत ने यह इतिहास रच दिया है। मैं आपको बता दूं कि थॉमस कप की जो शुरुआत है यह 1949 में हुई थी। 73 साल में पहली बार टूर्नामेंट दोस्तों भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं वो कैम्पबेल विल्सन बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है कैम्पबेल विल्सन जो कि एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। टाटा सन्स ने कैम्पबेल विल्सन को अपनी एविएशन कंपनी एयर इंडिया का सीईओ और एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है। दोस्तों कैम्पबेल विल्सन सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट के सीईओ है। विल्सन के पास 226 साल का अनुभव है और कुछ समय पहले तुर्की के इल्कर आईसी ने एयर इंडिया के सीईओ बनने से मना कर दिया था। तो एयर इंडिया का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कैम्पबेल विल्सन। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों बालकृष्ण दोषी को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है बालकृष्ण दोषी। तो दोस्तों बालकृष्ण दोषी रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों जीतने वाले एकमात्र भारतीय है। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के अध्यक्ष साइमन ऑलफोर्ड ने अहमदाबाद में बालकृष्ण दोषी को पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों बालकृष्ण दोषी भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार है। तो याद रखना आपको कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया है, तो बालकृष्ण दोषी को। राइट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में किस पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जनरल मनोज पांडे। तो दोस्तों सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने असाधारण सेवा के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक दिया है। राष्ट्रपति ने दोस्तों 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति ने मरणोपरांत 6 सहित 13 शौर्य चक्र भी प्रदान किए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में दोस्तों किस सम्मान से सम्मानित किया है, तो परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों इस वायरल डिसीज ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया है। टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुखार आता है। स्किन में जलन और शरीर में पानी की कमी के साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है। बच्चे के शरीर में दोस्तों टमाटर की तरह चकत्ते बनाते हैं और आप देख सकते हो दोस्तों ये चकत्ते कुछ इस प्रकार के हैं। तो याद रखना आपको कि केरल राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मार्कोस जूनियर किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो मार्कोस जूनियर दोस्तों राष्ट्रपति बन गए फिलीपींस के।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव 2022 में 30.8 मिलियन से अधिक वोटों के साथ जीत का दावा किया है। इस जीत से दोस्तों मार्कोस राजवंश की सत्ता में वापसी हो गई है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और लेनी रॉबर्टा चुनाव में दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार थे। मार्कोस जूनियर फिलिपन तानाशाह फर्डिनेंड मार्केस के बेटे हैं। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि मार्कोस जूनियर किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो फिलीपींस के। याद रखना फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है वो कौन बन गए दोस्तों, तो मार्कोस जूनियर। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन कि फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों चेन्नई तमिलनाडु में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने चेन्नई तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क कैंपस में ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है। यह फाइजर का एशिया में पहला ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसे स्थापित किया गया है। तो याद रखना कि फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। हाल ही में दोस्तों त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं वो है मानिक शाह। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मानिक शाह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मानिक शाह त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और इन्होंने विप्लव कुमार देव का स्थान लिया है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि विप्लव कुमार देव ने 14 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मानिक शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों विप्लव कुमार देव वर्ष 2018 से त्रिपुरा के सीएम थे। विप्लव कुमार देव ने अपना इस्तीफा राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को सौंपा है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं त्रिपुरा राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है, अगरतला है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन रहे हैं। तो शीर्ष पर रहने वाले दोस्तों लियोनेल मेसी। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लियोनेल मेसी, जिनका संबंध फुटबॉल से है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लियोनेल मेसी ने फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उनकी जो संपत्ति है वो 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई है। दूसरे स्थान पर दोस्तों बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स और तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। फोर्ब्स पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस, प्रायोजन सौदा मतलब स्पॉन्सरशिप डील्स आधार पर अनुमानों की गणना करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें भारत के विराट कोहली की, जो कि 61वें नंबर पर है। याद रखना भारत के जो विराट कोहली है दोस्तों वह कौन से नंबर पर है, तो 61वें नंबर पर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड लियोनेल मेसी, जो कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। तो मैं आपको बता दूं कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान शेख खलीफा बिन जायद अल नहान का स्थान लेने वाले हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि एंड्रू साइमंड्स किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों एंड्रू साइमंड का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया देश से है। राइट आंसर है ऑप्शन वन। और आप देख सकते हो ये है एंड्रू साइमंड्स। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। इस साल दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रॉड मॉर्स और शेन वॉर्न का भी निधन हुआ था। शेन वॉर्न की थाईलैंड में फार्म हाउस पर हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो याद रखना कि एंड्रू साइमंड का जो संबंध है वो किस देश से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है यह 14 मई को मनाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन टू। तो 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दोस्तों यह दिवस वर्ष 2006 के बाद से वर्ष में 2 बार मतलब 14 मई और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस
प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ष 2022 की थीम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो यह प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव, यह इस वर्ष की थीम है। याद रखना, प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना है 14 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 मनाया गया है। और यह और कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस संस्था ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों नीति आयोग ने खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य की बात करें तो डेटा को सुलभ, इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंचकर लोकतांत्रिकरण करना है। याद रखना, लोकतंत्रीकरण करना है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं। यह बन गए दोस्तों रविंद्र सिंह ढिल्लों। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है रविंद्र सिंह ढिल्लों जो कि नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं। दोस्तों रविंद्र सिंह ढिल्लों ने संजय मल्होत्रा का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो ये दोस्तों जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है, इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो याद क्या रखना है आपको, नवरत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो यह रविंद्र सिंह ढिल्लों बन गए हैं और इन्होंने दोस्तों संजय मल्होत्रा का स्थान लिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव बजाज। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों संजीव बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने विक्रम एस किर्लोस्कर का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात करें भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 संजीव बजाज जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष का 52वां टाइगर रिजर्व रामधर विषधारी निम्नलिखित में से दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व है, यह स्थित है राजस्थान राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों हाल ही में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे दोस्तों जुलाई 2021 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। याद रखना है राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो 4 टाइगर रिजर्व है और उनके नाम दोस्तों आपने देख लिए, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा और चौथा कौन सा बन गया है, तो यह रामगढ़ विषधारी बन गया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 राजस्थान। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका परीक्षण किया गया है इसरो के द्वारा, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों मानव रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण गगनयान मानव मिशन प्रोग्राम का एक प्रमुख पार्ट है। यह गगनयान को प्रक्षेपित करने में मदद करेगा और साथ ही मैं आपको बता दूं कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में 135 सेकंड के 203 टन ठोस प्रणोदक से लदे HS-200 बूस्टर का परीक्षण किया गया है। यह दोस्तों 20 मीटर लंबा है और इसका जो व्यास है वह 3.2 मीटर है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे गगनयान की, तो गगनयान को डिटेल में समझ लेते हैं। तो गगनयान अंतरिक्ष भेजने वाला भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो किसी भारतीय अंतरिक्ष यान से मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें वापस लाने की क्षमता दिखाना है। गगनयान मिशन की घोषणा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
15 अगस्त 2018 को लाल किले से की थी। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों इसरो। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसरो की, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वह 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, तो विक्रम साराभाई है। अध्यक्ष की बात करें तो यह एस सोमनाथ है और पहले अध्यक्ष मतलब इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इसरो। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मतलब CCL के नए निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड है, इसके जो नए निदेशक है वो राम बाबू प्रसाद बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है राम बाबू प्रसाद। तो दोस्तों राम बाबू प्रसाद सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मतलब CCL के नए निदेशक बने हैं और इन्होंने भोला सिंह का स्थान लिया है। CCL मतलब सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड दोस्तों यह कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो भारत के केंद्रीय प्रभाग की खानों का प्रबंधन करती है। इसकी जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1975 को की गई थी और इसका मुख्यालय रांची झारखंड में स्थित है। तो याद क्या रखना है दोस्तों आपको कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं, तो यह राम बाबू प्रसाद बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टेनिस टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 में महिला एकल का जो खिताब है वह किसने जीता है। तो दोस्तों ये जो इटालियन ओपन 2022 है, इसमें महिला एकल का जो खिताब है वो जीत लिया है ईगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है ईगा स्विटेक। तो दोस्तों पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक ने महिलाओं के फाइनल में ट्यूसिनिया ओंसजुबुर को 6-2, 6-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं जो इटालियन ओपन 2022 हुआ है, यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। ये भी हम दोस्तों बात करें पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुरुष युगल में निकोला मैक्टिक और मैट पाविक जो कि क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष युगल का खिताब जीता है। और महिला युगल का जो खिताब है वो वेरोनिका कुडरमेतोवा और अनास्तीसिया पाब्लुचेंकोवा जो कि रूस की है दोस्तों, इन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका जो आयोजन है वह रोम इटली में किया गया था और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया था, 19वां संस्करण आयोजित किया था। याद रखना 79वां आयोजन यह इस वर्ष किया गया है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कि टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ईगा स्विटेक ने। और पुरुष एकल का जो खिताब है दोस्तों वह नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होगा। तो इसमें शामिल होने वाला जो देश है दोस्तों वो है चेक गणराज्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चेक गणराज्य को मानवाधिकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना है। चेक गणराज्य रूस का स्थान लेगा और रूस को दोस्तों यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया था। इसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके पक्ष में मतलब यहाँ पे हम चेक गणराज्य की बात कर रहे हैं तो इनको 157 मत मिले हैं। चेक गणराज्य रूस द्वारा छोड़ा गया कार्यकाल पूरा करेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है इसकी बात कर लेते हैं तो यह एक अंतर सरकारी निकाय है। तो यह पूरे विश्व में दोस्तों मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। और इस परिषद का जो गठन है वह वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है, तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसका जो गठन है वह 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य से मिलकर हुआ था, जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश लेने वाला है, तो चेक गणराज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष कौन बन गई है। तो दोस्तों CBSE की जो नई अध्यक्ष है वो निधि छिब्बर बन गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो ये है निधि छिब्बर। तो दोस्तों निधि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE की नई अध्यक्ष बनी है और इन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें CBSE की मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय
नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों आपको, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो नई अध्यक्ष है वो बन गई है निधि छिब्बर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है यह 16 मई को मनाया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 16 मई को यूनेस्को और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने सर्वप्रथम 2015 में प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया था। इसके पश्चात दोस्तों वर्ष 2018 में इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है, तो यह 16 मई को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो दोस्तों ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 है इसको जीत लिया है फ्रैंक विल्जेक ने। फ्रैंक विल्जेक ने दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 को जीत लिया है। और आप देख सकते हो ये फ्रैंक विल्जेक तो दोस्तों अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक और प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक विल्जेक को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा होता है। और इस पुरस्कार के तहत दोस्तों 1.5 मिलियन डॉलर की राशि भी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो फ्रैंक विल्जेक ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। उबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है। दोस्तों इस खिताब को जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों जिस प्रकार पुरुषों को बैडमिंटन के लिए थॉमस कप होता है, उसी प्रकार दोस्तों महिलाओं के लिए उबर कप होता है। 2022 में बैंकॉक थाईलैंड के इम्पैक्ट एरिना में दोस्तों दक्षिण कोरिया ने फाइनल में चीन को हराकर दूसरी बार उबर कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों उबर कप की जो सबसे सफल टीम है वह चीन है, जिसने 15 बार इस खिताब को जीता है, जबकि दक्षिण कोरिया ने केवल 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों कि उबर कप 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है, तो दक्षिण कोरिया ने। और यहाँ पे उपविजेता टीम कौन सी रही है, तो यह चाइना रही है, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का जो पुरस्कार है गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है। दोस्तों इस पुरस्कार को जीता है अन्ना काबलेबा ने, जो कि केन्या की है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो केन्या की अन्ना काबलेदुबा ने दोस्तों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 को जीता है। अन्ना काबलेदुबा को यह पुरस्कार अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा का समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए दिया गया है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर द्वारा एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की शुरुआत मानवता के लिए नर्सों के अभूतपूर्व योगदान को पहचानने के उद्देश्य से की गई थी। यह पुरस्कार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 2021 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार किसने जीत लिया है, तो अन्ना काबलेबा ने, जो कि केन्या से अपना संबंध रखती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो यह बन गए हैं विवेक कुमार देवांगन। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों विवेक कुमार देवांगन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड मतलब REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। REC लिमिटेड मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को की गई थी और इसका मुख्यालय याद रखना है नई दिल्ली में स्थित है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 विवेक कुमार देवांगन, जो कि दोस्तों ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रांस देश है इसकी जो नई महिला प्रधानमंत्री है वो एलिजाबेथ बॉर्न बन गई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों एलिजाबेथ बॉर्न फ्रांस की 102वीं प्रधानमंत्री बनी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रांस की
जिसकी राजधानी पेरिस है। मैं आपको बता दूं यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वे इमैनुअल मैक्रो है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रांस से जो आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों कि एलिजाबेथ बॉर्न या फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री बनी है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा किसे कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राजीव रंजन सीताकांता पटनायक को, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 दोनों को, मतलब राजीव रंजन और सीताकांता पटनायक को हाल ही में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में नॉमिनेट किया गया है। मैं आपको बता दूं राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख करेंगे, जबकि सीताकांता पटनायक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की देखरेख करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, मतलब आरबीआई की, जिसके वर्तमान में गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास है और इसकी जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो मुंबई महाराष्ट्र में। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है आरबीआई से जो आपको याद रखना है। और अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति शक्ति संचार पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो गति शक्ति संचार पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो राइट ऑफ वे मतलब रो के एप्लीकेशन एंड परमिशन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को शुरू किया गया है। पोर्टल दूरसंचार बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। पोर्टल को एमपी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि गति शक्ति संचार पोर्टल को हाल में किस मंत्रालय ने या किस विभाग ने लॉन्च किया है तो दूरसंचार विभाग ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सोमालिया के जो नए राष्ट्रपति है वह बने हसन शेख महमूद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो का स्थान लिया है। सोमालिया की अगर बात करें तो सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी करेंसी है दोस्तों सोमाली शिलिंग। और सोमालिया के प्रधानमंत्री कौन है तो मोहम्मद हुसैन रोबेल है। तो याद रखना दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन 1, हसन शेख महमूद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। क्वेश्चन है आपके लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल डेंगू डे 2022 है यह दोस्तों मनाया गया है 16 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रत्येक साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना है। डेंगू की अगर बीमारी के बारे में हम बात करें दोस्तों तो यह एडिस मच्छर के काटने से डेंगू की बीमारी होती है तथा इसमें दोस्तों मरीज के शरीर में जो प्लेटलेट्स होती है वो बहुत तेजी से कम हो जाती है, तो यह डेंगू का कारण होता है। याद रखना है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2022 कब मनाया गया है तो 16 मई को। कि नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं। तो दोस्तों नेपाल में जो भारत के नए राजदूत है वह बने नवीन श्रीवास्तव। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नवीन श्रीवास्तव। तो दोस्तों नवीन श्रीवास्तव वर्तमान में फॉरेन मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेपाल में लुम्बिनी के दौरे के एक दिन बाद ही दोस्तों विदेश मंत्रालय द्वारा इनकी नियुक्ति की घोषणा की गई थी। विनय मोहन क्वात्रा जो 1 मई 2022 को विदेश सचिव बने हैं, यह दोस्तों अपनी नियुक्ति से पहले नेपाल में भारत के दूत थे। तो यह आपको याद रखना है। इनका जो स्थान है वो किसने ले लिया है तो नवीन श्रीवास्तव ने। मतलब वर्तमान में दोस्तों नेपाल में जो भारत के नए राजदूत बने हैं वो कौन बने हैं तो नवीन श्रीवास्तव बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वह किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता हमारे देश भारत की निखत जरीन ने। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 और आप देख सकते हो दोस्तों ये है निखत जरीन जिन्होंने महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में जीत दर्ज करते हुए यह इतिहास रचा है।
जरीन ने दोस्तों थाईलैंड की बॉक्सर जूटामास जिंतपोंग को एक तरफा 5-0 से हराते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इस तरह दोस्तों वह वर्ल्ड चैंपियन भी बन गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं इस जीत के साथ जरीन दोस्तों विश्व चैंपियन बनने वाली सिर्फ 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। मैं आपको बता दूं 6 बार की जो चैंपियन है एमसी मैरी कॉम, इन्होंने दोस्तों 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018। यहीं पे बात करें सरिता देवी जिन्होंने 2006 में, जेनी आरएल दोस्तों इन्होंने 2006 में, और लेखा केसी इससे पहले विश्व खिताब जीत चुकी है। मतलब यह 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बनी है। दोस्तों ये जो 12वें महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, इसका जो आयोजन है वह इस्तांबुल तुर्की में किया गया है। इस आयोजन में दोस्तों रिकॉर्ड 93 देशों के 400 अधिक मुक्केबाज भाग लिया है और यह दोस्तों 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी है। इसका आयोजन स्थल दोस्तों याद रखना इस्तांबुल तुर्की में इसका आयोजन किया गया है और यह कौन सा संस्करण है तो 20वां। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 निखत जरीन जो कि भारत की है दोस्तों। इन्होंने महिला बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है और इसमें उप विजेता जो रही है वो कौन है तो जूटामास जिंतपोंग रही है जो कि थाईलैंड की है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 है यह मनाया गया है 18 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस लोगों को संग्रहालयों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बात करें हम इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम की तो यह है दोस्तों संग्रहालय की शक्ति। याद रखना इस वर्ष की थीम क्या है तो संग्रहालय की शक्ति। करेक्ट आंसर है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है तो 18 मई को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है। तो हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जमैका के दोनों सदनों को संबोधित किया है और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रामनाथ कोविंद जी। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कैरिबियाई देश जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट मीटिंग को संबोधित किया है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति जी ने जमैका द्वारा किंगस्टन में एक एवेन्यू का नाम भी BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है और उसका भी उद्घाटन रामनाथ कोविंद जी ने किया था। तो यहाँ पे याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 जमैका। मतलब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों जमैका देश की संसद के दोनों सदनों को हाल ही में संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी लॉयर्स एंड ट्रूबो नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसके जो नए CEO और MD है वो बन गए हैं SN सुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है SN सुब्रमण्यम जो कि L&T लिमिटेड के नए CEO और MD बने हैं। तो दोस्तों SN सुब्रमण्यम किसका स्थान लेने वाले हैं तो AM नाइक का स्थान लेने वाले हैं। लॉरेंस एंड टर्बो दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह 7 फरवरी 1946 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों L&T से यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है वह कहाँ पर किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के परिसर में नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी मतलब NCFL का शुभारंभ किया है। दोस्तों NCFL देश में साइबर क्राइम्स के मामलों के समाधान में तेजी लाने की योजना बना रहा है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में NCFL हैदराबाद की स्थापना को मंजूरी दी थी। यहाँ दोस्तों साइबर क्राइम से जुड़े मामलों की जांच की जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है वह दोस्तों अमित शाह ने हैदराबाद में किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं SS मुंद्रा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है SS मुंद्रा जो कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि SS मुंद्रा ने विक्रमजीत सेन का स्थान लिया है।
यहाँ पे हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष एस मुद्रा बन गए हैं। इसकी स्थापना दोस्तों 9 जुलाई 1875 को की गई थी और इसका मुख्यालय याद रखना मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्तों, तो यह आशीष कुमार चौहान हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2021 समर डेफलिम्पिक्स का जो 24वां संस्करण है यह केकियास डो सुल ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। बधिरों मतलब डीफ के लिए यह बहुखेल आयोजन है। इसका जो आयोजन का मोटो है दोस्तों वो क्या है, तो स्पोर्ट कम्स फ्रॉम आवर हार्ट्स, यह इसका मोटो है। और साथ ही इसका शुभंकर याद रखना है ये है रिंग टेड कोटिनिनो, यह इसका शुभंकर था। तो याद रखना है दोस्तों कि 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो 17। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप 3 में रहे हैं पदक तालिका की। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रैंक है दोस्तों यूक्रेन की, जिन्होंने 138 मेडल जीते हैं। यहीं पे हम बात करें दोस्तों अमेरिका की, जो कि दूसरे स्थान पर है, इन्होंने 55 मेडल जीते हैं। यहीं पे बात करें ईरान की, जो कि तीसरे स्थान पर है और इस देश ने दोस्तों 40 मेडल जीते हैं। बात करें हमारे देश भारत की, जिसका स्थान 9वां है और भारत ने दोस्तों 17 मेडल जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के जो नए मुख्य न्यायाधीश है वो बन गए हैं विपिन सांघी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और आप देख सकते हो ये है विपिन सांघी। तो दोस्तों विपिन सांघी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और विपिन सांघी ने संजय कुमार का स्थान लिया है। उत्तराखंड की जो स्थापना है दोस्तों वह 9 नवंबर 2000 को की गई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की राजधानी तो 2 कैपिटल है, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसन। देहरादून दोस्तों विंटर कैपिटल है और गैरसन समर कैपिटल है। यहीं पे आपको बता दूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो यह पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के जो गवर्नर दोस्तों वह गुरमीत सिंह हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्तराखंड राज्य से जो आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, तो यह विपिन सांघी बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व शासन संकेत 2022 को किसने जारी किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स 2022 है दोस्तों, इसे जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। विश्व शासन संकेत मतलब WGI एक शोध डेटा सेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कारपोरेट नागरिक और विशेषज्ञों के सर्वेक्षण एकत्र करता है। यह किसी भी देश की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इस शोध के अनुसार दोस्तों विश्व शासन संकेत मापदंडों में कम स्कोर के कारण भारत अपनी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग खो रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसे जिसने जारी किया है मतलब वर्ल्ड बैंक ने, जिसकी स्थापना जुलाई 1939 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन DC में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह डेविड माल्पस है। और MD और CFO की बात करें तो यह अंशुला कामत है। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ल्ड बैंक से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों कैंटन कूल ब्रिटेन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कैंटन कूल है यह ब्रिटेन के हैं और आप देख सकते हो ये है कैंटन कूल। तो कैंटन कूल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा वाले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। कैंटन कूल दोस्तों अभी तक रिकॉर्ड 16 बार इस पर्वत पर चढ़ चुके हैं और इससे पहले अमेरिकी पर्वतारोही है जिनका नाम है डेव हेन। इन्होंने दोस्तों 15 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। तो याद रखना है आपको कि दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, इस पर सबसे ज़्यादा
बार चढ़ाई करने वाले विदेशी पर्वतारोही कौन है? तो यह केंटन कुल है, जो कि अपना संबंध ब्रिटेन देश से रखते हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मतलब वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है दोस्तों 18 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार 18 मई 1998 को मनाया गया था। एड्स और इसके टीके की आवश्यकता के बारे में दोस्तों जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में इस दिवस को मनाया जाता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की। इसको रोकने के लिए दोस्तों वर्तमान में कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एड्स के फुल फॉर्म की। तो यह है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह एक वायरल डिसीज है। यहाँ पे हम बात करें HIV दोस्तों, जो एड्स का मुख्य कारण है। एड्स पहली बार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1981 में दर्ज किया गया था। मतलब इसका पहला मामला कहाँ पर देखा गया था? तो USA में। यहीं पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, याद रखना कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे एड्स का फुल फॉर्म याद रखना और HIV का मतलब जो एड्स है वो किसके कारण होता है? तो एड्स का जो मुख्य कारण है वो HIV है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है दोस्तों जय पीरामल को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है जय पीरामल। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भारतीय अजय पीरामल को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया है। दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए मिला है। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार को ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, जय पीरामल को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा किस परिषद के गठन की घोषणा की गई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय कपास परिषद की गठन की घोषणा की गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो भारतीय कपास परिषद का जो गठन है दोस्तों वह सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में किया जाएगा। इसमें कपड़ा, कृषि, वाणिज्य, भारतीय कपास निगम, कपास अनुसंधान संस्थान और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय कपास परिषद की जो पहली बैठक है वह 28 मई 2022 को आयोजित होने वाली है। परिषद का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है कि भारत में कपास के क्षेत्र में सुधार लाना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों दक्षिण कोरिया ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो याद रखना दोस्तों वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022 की जो अध्यक्षता है वो कौन से देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। दोस्तों विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के तकनीकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक वानिकी समुदाय को विश्व वानिकी की स्थिति और भविष्य पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं दक्षिण कोरिया की, जो कि स्थित है एशिया महाद्वीप में। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो दक्षिणी कोरियाई वॉन है। मैं आपको बता दूं दक्षिण कोरिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री किम बु क्यूम है और यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों यून सुक एओल बने थे। ये हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? तो यून सुक एओल है। तो याद रखना ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दक्षिण कोरिया से जो आपको याद रखना है।